जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 को लेकर बात करने वाले हैं। आयोग के द्वारा अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है और विद्यार्थियों को फॉर्म भरने वाली दिनांक से लेकर के लगभग 2 महीने का समय मिलने वाला है। कई लोगों के लिए बड़ा ही शॉकिंग था और कई लोगों के लिए होने वाला है, जिनको बाद में शामिल किया गया है उनके लिए, क्योंकि उनको तो क्लियर भी नहीं था कि मेंस होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों के लिए शॉकिंग इसलिए है क्योंकि कई विद्यार्थी ये मान बैठे थे कि शायद डेट बढ़ेगी, ऐसा लग रहा था। पर आयोग ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, आज से लगभग 2 महीने के बाद में, 2 महीने 2 दिन 4 दिन जो भी समझ लें, उसके पश्चात में आपका मेंस है ही। 24 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक आपके लगातार नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक लगातार 6 पेपर हैं और मेंस होना तय है ना। बहुत ही रेयरेस्ट संभावना है इस बात की ये डेट आगे बढ़े, इसलिए रेयरेस्ट को अलग कर दीजिए। अब ये मान के चलिए कि आपका 24 तारीख को यानी 24 अप्रैल को ही मुख्य परीक्षा का एग्जाम है। और आगे क्या करें, कैसे क्या तैयारी करें, बहुत सारे विचार विद्यार्थियों के दिल दिमाग में इस समय आ रहे होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, थोड़ी बहुत उनके लिए एडवांटेज होगा कि हाँ, हम सर पहले से पढ़ रहे थे, पेपर 1 वगैरह हमने थोड़ी बहुत देख लिया था, पेपर 2 हमने थोड़ी बहुत देख लिया था, ठीक है। लेकिन इतने दिनों में जितना सेक्शन उन्होंने कवर किया होगा, उस गति को देखकर भी उनको विचार आ रहा हो कि अगर इसी रफ्तार से चले तो मेंस हमारा कब तक कंप्लीट हो पाएगा, कितना क्या हम पढ़ पाएंगे। स्ट्रेटेजी तो बोलती है कम से कम 2 से 3 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और सिचुएशन ये है कि जिस गति से चल रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही बार पूरा पढ़ लें उतना ही बहुत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है। अब क्या करें साहब जी, मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ बातें मैं आपको मेंस को लेकर के बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए, समाधान क्या हो। समस्याएं बहुत सारी हैं, सभी के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। मनोबल को लेकर भी समस्या है, नोट्स को लेकर भी समस्या है, पढ़ने को लेकर भी समस्या है, रिवीजन को लेकर भी समस्या है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को लेकर प्रॉब्लम है, आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं उन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम है। अगले 2 महीने के भीतर में इन सारी बातों को टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या किया जाएगा, कैसे अपना मनोबल उच्च रखा जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। और 24 से 29 के बीच में क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान पर हम बात करेंगे साहब, एक एक करके समाधान कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, या हमारा वे सोचने विचारने का कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि 2 महीने मिले हैं, इन 2 महीने में ही हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे किया जाए, यही हमारा मुद्दा होना चाहिए एनी हाउ। सच बात तो यह है कि आयोग ने तथा परीक्षा ने, आयोग ने क्या, आयोग ने तो पहले ही कहा था कि हम अप्रैल के महीने में लेंगे। लोग मान के चल रहे थे कि डेट बढ़ेगी, इवन मैंने तक कहा था कि आप तो 1 मई मान के चलिए, हालांकि मेरा प्रेडिक्शन वो थोड़ी सा गलत रहा, 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने ले दिया। तो मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि 1 मई से लेकर के 6 मई तक का जो आपका टाइम आ रहा है, आप तो वो मान के चलिएगा। पिछली वीडियोस में मैंने कहा था, आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। 7 दिन कम मिले मेरे बताए अनुमान के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या किया जाए, दिमाग से सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लें कि अब पीछे मुड़ के देखने का तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, ठीक है। पढ़ने के दौरान में स्पीड को लेकर के, कंटेंट को लेकर बहुत दिक्कत जा रही होगी, एक एक चीज पर हम बात यहाँ करने वाले हैं। अब जो है, परीक्षा ने आपको ललकारा है, सच बात तो ये है साहब, मुद्दे की बात। और परीक्षा कह रही है कि साहब 2 महीने बाद मिलो, आप हमसे जितनी तैयारी करनी है उतनी तैयारी करके मिलो। और यदि समय खराब कर दिया है इसके पहले तक का, तैयारी सही तरीके से नहीं की, ध्यान नहीं दे पाए या उतने प्रतिबद्ध होकर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अपना फेलियर रहा, अपनी गलती हो गई है साहब। अब उसको अपन को सुधारना है। पहले मान लीजिए 10 की रफ्तार से पढ़ रहे थे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पढ़ रहे, तो अब तो 100 की रफ्तार पर पढ़ना पड़ जाएगा, ये सिचुएशन है। तो एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर कि अब क्या किया जाए अगले 2 महीने में। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा समय देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा दिक्कत जा रही है नोट्स या बुक्स या कंटेंट को लेकर के। कई बच्चे तो अभी तक किताबें खरीद ही रहे हैं, कई बच्चों को अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सी क्या चीजें कहाँ से पढ़ी जाएंगी।
बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने इतनी किताबें इकट्ठी कर ली हैं कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या कैसा पढ़ें, कौन कौन से सेक्शन कैसे क्या तैयार करें, ये दिक्कत जा रही है। बहुत सारी किताबें हैं आपके पास में। अब जो आपके पास में 2 महीने का समय बचा है, उसमें जो आखिरी विकल्प आपके पास में है, जो मैं कह रहा हूं, नोट्स। ये है नोट्स, पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स है। सब कुछ इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको पेपर 3 के लिए। इतने में आपकी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाने वाली हैं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पेपर 1 में, पेपर 2 में भी बुकलेट्स हैं। पेपर 4 की, 5 की और 6 की बुकलेट की यदि हम बात करें तो जितने में ये बुकलेट है ना, इतने में तीनों आ जाएंगी, यानी 4, 5, 6 दिखा चुका हूं मैं इसके पूर्व में भी, अभी पीछे रखी हुई हैं। वहां पर भी आप चाहे तो आपको दिखाया जा सकता है कि कौन कौन सी क्या बुकलेट हैं। बताने का आशय है कि आप बहुत ज्यादा अब नहीं पढ़ सकते। आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत कम समय है और कंटेंट ज्यादा है। 1 सेकंड लूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि समय आपके पास कम है, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो ये हो गई पेपर 3 की कंप्लीट एज पर सिलेबस। मैंने कहा कि तीनों को मिला दोगे, तीनों के तीनों भी उतनी मोटी नहीं होने वाली, उतने पेजेस नहीं होने वाले। देख सकते हो पेपर क्लियर 5, पेपर 4 देख सकते हैं आप, इतने में आपके हाथ में पूरा एज पर सिलेबस। पेपर 6 मात्र इतना ही पढ़ना है आपको, इतने में आराम से बनेगा। तो ये कंटेंट है। पेपर 1 और 2 की बुकलेट्स पहले की वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ। सिर्फ इतना ही पढ़िए, 2 बुकलेट और बढ़ा लीजिए, सिर्फ इतना ही पढ़िए और इतने से आपका पेपर का जो सेक्शन है वो कवर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा पेपर नोट्स से ही बनेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ना ऐसा कोई कह सकता है। बट मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कंटेंट जो बनाया गया वो एज पर सिलेबस बनाया गया है। अर्थात जो चीज सिलेबस में है सिर्फ वही नोट्स में दी है, जो सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक नहीं दिए गए हैं। एक ही स्थान पे आपको सब कुछ मिल रहा है, काफी क्वालिटेटिव मिल रहा है। आपको यही पढ़ना चाहिए अगले 2 महीने, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये कि कंटेंट जो वो काफी क्वालिटेटिव है, अर्थात आपने इतना पढ़ लिया, मान के चलिए आपकी बहुत अधिक संभावना है, 99% संभावना है कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे काफी अच्छे नंबरों से। वरना दिक्कत क्या होने वाली, मैं आपको बताऊं बाकी विद्यार्थियों के साथ में। दिक्कत ये होने वाली है कि अभी तो 2 महीने गुजर गए केवल किताबें इकट्ठी करने में, ये भी ले ली वो भी ले ली, कुछ पढ़ना शुरू भी कर दिए, पर आपका जो सिलेबस है उसमें प्रॉब्लम ये है कि बिखराव बहुत है। आपके एक पेपर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेपर 3 के बारे में हम बात करें, ठीक, पेपर 3 में आपको फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो साइंस भी है, उसके बाद में कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर के पश्चात में आपको मैथ्स भी है, मैथ्स के पश्चात में स्टैट्स भी है यूनिट नंबर 5 में, उसके पश्चात में आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक है यूनिट नंबर 7 में, यूनिट नंबर 6 में हेल्थ वाला सेक्शन आपको दिया हुआ है, यूनिट नंबर 8 में ऊर्जा के स्रोत वगैरह हैं, यूनिट 9 में पर्यावरण है, यूनिट 10 में ज्योग्राफी से रिलेवेंट कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट को लेकर सेक्शन दिए हैं। गौर से यदि आप देखें पेपर 3 अकेले में ही बहुत ज्यादा नहीं, 10 यूनिटों में कम से कम 9 सब्जेक्ट दिए हैं। इन 9 सब्जेक्टों के लिए आपने 9 अलग अलग किताबें पढ़ी, कितना क्या पढ़ पाओगे अगले 2 महीने में, कितना रिवीजन कर पाओगे, क्या सोचते हो? ठीक, उसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो बुक आप खरीद के लाए कंप्यूटर की, साइंस की या जिस भी सब्जेक्ट की, उस बुक में साइंस के ही पूरे सेक्शन दिए होंगे, मान लीजिए कि 50 सेक्शन दिए हैं। अब आपके सिलेबस में तो मात्र 12 सेक्शन है, तो आपको सिर्फ 12 पढ़ना चाहिए ना। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, एक नंबर टॉपिक से लेकर पूरे 50 पढ़ेंगे, तो ऐसे 50-50 आप पढ़ते रह जाएंगे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स जो सिलेबस में है वो आपके नोट्स में है, बहुत ही हाई क्वालिटी में कंटेंट है उसका। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर इन 2 महीने के दौरान में और उसके बाद में भी साहब जी। इसलिए नोट्स का तो कोई विकल्प ही नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक, तो इसलिए बिखराव में ना आए, बहुत सारी किताबों के पीछे भागना आप बंद कर दीजिए। अब आपको न्यूनतम पढ़ना है, उसको ही चिंतन मनन करना है, उसकी ही प्रैक्टिस करना है।
कंटेंट आपके हाथ में होना चाहिए, एज पर सिलेबस होना चाहिए, ये आपका प्रश्न होना चाहिए, ना कि किताबों को इकट्ठा करना मात्र। आराम से पढ़ते रहना लक्ष्मीकांत, जब कभी समय मिले तो रमेश सिंह भी पढ़ते रहना। अभी फिलहाल में आप ये पढ़िए, नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट था नोट्स, उसका मैंने समाधान बता दिया। बुक्स के लिए आप लोग ज्यादा समझदार हैं, 50 में इकट्ठी कर चुके हैं। अगर बुक्स से ही पढ़ना है देख सकते हो आप उसमें से, पर छांट के पढ़ना टॉपिक। जैसे मैंने कहा ना 50 टॉपिक दिए हैं, आपको बुक से ही पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में जो सेक्शंस हैं, मान लो 12 टॉपिक हैं, वो 12 ही पढ़ना, अनावश्यक मत फैलाना। प्रयास आप ये कर लीजिएगा, ऐसा सजेशन मेरा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, एक दिन में कितने अब पेपर लेकर चलने चाहिए। एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 पेपर लेकर चलने पड़ेंगे। 2 से 3 पेपर, 2 से 3 सब्जेक्ट। टाइम को आपको इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि सुबह से दोपहर तक मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, दोपहर से शाम तक मैं अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, शाम से रात तक मैं एक अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसा आपको करना चाहिए, तो ये आपका व्यू होना चाहिए। 3 नहीं लेके चल पा रहे तो कम से कम 2 लेकर तो चलिए ही चलिए। अब ये 2 कौन से हो सब्जेक्ट, मान लीजिए 2 लेकर चलना है, मेरा सजेशन ये है आपको, आप पेपर 3 सबसे पहले बनाइए, सबसे पहले पेपर 3, और पेपर 4 बनाइए सबसे पहले। रीजन ये है कि पेपर 3 थोड़ी सा टिपिकल है, पॉइंट 1। पेपर 4 भी थोड़ी सा टिपिकल होगा नए बच्चों के लिए, बाकी वैसे तो आसान है, और नहीं तो सब कुछ ही आसान है। रीजन मेरा इसको बताने का ये था, पेपर 1 और पेपर 2 से आप फिर भी परिचित हैं, इस बात को समझिए, फैमिलियर हैं, आसान लगते हैं विद्यार्थियों को। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी जो समय मिला होगा, तो बच्चे मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, बोले सर पेपर 1 पेपर 2 हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 इतने बड़े हैं और इतने ज्यादा लेंथी हैं कि उनका एक एक टॉपिक पढ़ने के चक्कर में एक एक साल लग जाएगा साहब जी। तो पेपर 1 और पेपर 2, इनमें से अगर कोई एक आध रखना हो तो रख लेना। मैंने कहा 3 पेपर पढ़ना, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, पेपर 3 होना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, पेपर 4 होना चाहिए, ऐसा मेरा है। मैं तो अब ये भी कहूंगा कि आप पेपर 1 अभी फिलहाल में उतना ध्यान मत दीजिए। आने वाले समय में जो वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगे, जो सेक्शन हम बताएंगे, पेपर 1 में सिर्फ ये पढ़ो, पेपर 2 में सिर्फ ये पढ़ो, बाकी छोड़ दो, उसको आप कैरी कर सकते हैं। इसका एक और बेस्ट विकल्प ये हो सकता है कि आप क्लास ज्वाइन करें। अगले 2 महीने के लिए आपको हमारे पास में क्रैश कोर्स मिलेगा, स्पेशली फॉर द मेंस। मेंस के ही उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहे हैं, आंसर राइटिंग की ड्राफ्टिंग वगैरह क्या होगी ये बताया जाएगा, साथ ही साथ 1 से 2 सब्जेक्ट लेकर चलने वाले हैं आप। तो अगले 2 महीने जबरदस्त हम विद्यार्थियों के साथ में मेहनत करने वाले हैं। यदि आपको उचित लगे तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अलग है हमारी, अंतर यह है कि आप लाइव क्लासेस के दौरान में हमसे संपर्क में रहते हैं, बात कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तुरंत वहीं पूछ सकते हैं, तो ये एक पॉइंट रहता है। तो बाकी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो संपर्क कर लीजिए, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। रिवीजन के लिए चाहे रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए हो, रिकॉर्डेड क्लासेज, वो सब आपको मिल जाने वाला है। तो ये बेस्ट विकल्प होगा। तो पहला नोट्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्लास का हो गया। तीसरा इसमें ये होने वाला है कि रेगुलर क्लास में आप कम से कम इस फायदे में रहोगे कि नहीं ये नहीं पढ़ना है आपको, इतना सारा सेक्शन सिर्फ ये पढ़ना है। सच बात है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 20:80 का रेशो लेकर चलना पड़ता है, खासकर समय कम बचा हो तो यही होगा। 80% वाले सेक्शन में से पेपर नहीं आता है, 20% वाले सेक्शन में से 90% पेपर आता है। इस बात को आप समझिए। आप 10 बार इसके क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2, चाहे पेपर 3 हो, बार बार सेम सेक्शन में से ही क्वेश्चन आता है। आप हिस्ट्री पूरा पढ़ने बैठ गए पेपर 1 का, हिस्ट्री में, लेकिन यदि आप एंशिएंट से लेकर बात करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, बार बार यही आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था बताई, सिंधु घाटी सभ्यता पे आपने 50 बातें पढ़ने बैठ गए, समय बर्बाद कीजिए। पढ़ना क्या था, केवल नगर नियोजन, वो भी आने वाला है 200 वर्ड्स पर। ठीक, 3 मार्क का, तो ये मान के चलिए कि आपकी लूसेंट जो आपने पहले पढ़ी हुई है, आप उसको रिवाइज करते रहो साहब, प्लस उसके साथ में नोट्स पढ़िए, इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या आता है एंशिएंट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नगरीय नियोजन व्यवस्था। दूसरा क्या आएगा, जितने भी महान शासक होंगे उनका मूल्यांकन आएगा। अशोक के बारे में हमेशा धम्म ही आता है, कनिष्क का मूल्यांकन आएगा, हर्ष का मूल्यांकन आएगा, राजा भोज का मूल्यांकन आएगा। यही क्वेश्चन आते हैं यदि आप ऑब्जर्व करें तो। प्रमुख विद्वान जो थिंकर्स वगैरह, उन पर ही 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल कि अशोक घोष के बारे में बात कर ले, हम वसुमित्र के बारे में बात करें तो इन पर ही आता है, कालिदास पर ही आता है। आप लेकिन पढ़ने बैठ जाते हैं 1 नंबर 2 लास्ट नंबर, इसमें आपका समय ऊर्जा बहुत चली जाती है। इस बात को समझिए, ये कहलाता है 20% सेक्शन। मिडिवल वाले सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मुगलों वाले सेक्शन में से आता रहा है साहब।
उसमें से भी कला और संस्कृति वाले को, तो आपको सिर्फ उसको ही तैयार करना चाहिए। और उसके लिए भी ये नहीं कि आप 100 पेज की किताब पढ़ने बैठ गए। कला संस्कृति वाला बामुश्किल 10 पेज में टॉपिक है, उतना ही पढ़िए और उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर? रही बात की सर 3 मार्कर्स कहाँ से कवर होंगे, ठीक, वह कवर होने वाले हैं आपने जो ल्यूसेंट पढ़ी हुई है उसी में से। वो आपके लिए बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लिए आसान है, तो आपको एक लाइन से मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो वहां से कवर हो जाएंगे। पढ़ा हुआ तो आप उसको फटाफट गुजर जाओगे, फटाफट जैसे ही गुजरोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो सेक्शन होते हैं 20% सेक्शन होते हैं। मिडिवल से मैंने कहा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। मॉडर्न इंडिया के बारे में हम संदर्भ में बात कर लें, वही 1857 विद्रोह, वही आपका जनजातीय विद्रोह के कारण, वही आपका कृषक विद्रोह के कारण एक आध कोई आंदोलन आ जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन आने वाला रेनेसा वाले पर, एक क्वेश्चन आने वाला आपको पुनर्जागरण वाले में से कोई व्यक्ति पर आने वाला है क्वेश्चन, तो ये आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप देखें महात्मा बुद्ध और महावीर से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स ही आने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर इतना सेक्शन आपने देखा तो पूरा का पूरा इतिहास वाला जो सेक्शन है उसमें से आपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकाल लिए। 20% बचा, इस 20% में से कितना 90% पेपर है ना, बचा 10% वो कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए जो मैंने आपको सोर्स बताया आपको वहां से पढ़ना चाहिए, ठीक। तो आपको ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए, आपको अब समेटना चाहिए। मेरा कहने का आशय ये है। कैसे समेटेगा? नोट्स प्लस जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ उससे। इनको भी पढ़ने का एक एक तरीका होता है, हर सब्जेक्ट का एक अलग टेक्निक होती है, अलग तरीका होता है। वो क्या है, वो क्लास के दौरान में ही बताए जा सकते हैं, बाद में कुछ वीडियोस वगैरह में हम देखने वाले साहब। इन बातों को आप समझिए, यह वैल्यू है आपके अब अगला जो समय है उस चीज की। कई विद्यार्थी अभी ये लग रहा होगा सर इतने कम टाइम पे क्या कैसे हो पाएगा, क्लास कैसे क्या करेंगे। 2 घंटे ही पढ़ाएंगे, केवल 2 घंटे में 2 लेक्चर पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपको 10-10 घंटे बैठाने वाले हैं, ठीक। 2 घंटे ही आप दीजिए, हमें दीजिए अपना, उतने में आपको कवर करवा देंगे। अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो फिर आप क्लास में बैठोगे, घर पर पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ये संकट आएगा। तो ये फायदा है, 2 से 2.5 घंटा होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, बस। क्लियर? तो ये फायदा रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ आप क्लास से जुड़े होने के कारण कि ये साहब कौन सी चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, वो चीज़ें। क्लास के तो कई बच्चे हमसे बोलते हैं कि बोले सर आपको केवल सुनते रहते हैं ना, तो उतने में हम आंसर लिख लेंगे। वह एडवांटेज भी आपको मिलने वाला है, खासकर लेंदी सेक्शन में। बात करें विशेषकर कौन से लेंदी, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, ठीक। मैंने कहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर चलिए। 1 और 2 में से कोई एक चुन लीजिए अगर चुनना है तो, नहीं तो उसको बात के लिए छोड़ दीजिए। पेपर 3 लेकर चलिए, पेपर 4 लेकर चलिए। टाइम अपना बांध लीजिए, सुबह से इतने बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, दोपहर में इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, शाम को मैं ये पढ़ूंगा। इसके साथ साथ अब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। आंसर राइटिंग केवल पढ़ लेना बस पर्याप्त नहीं होता है, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है, ठीक। आंसर राइटिंग जो आप करेंगे उसमें भी ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता परक उत्तर आपको लिखने हैं। स्थिति ये होती है बच्चों के साथ में कि शुरुआत की पहली लाइन लिखना बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत की पहली, दूसरी, तीसरी लाइन लिख दी तो उसके बाद का सेक्शन लिखना बड़ा ही मुश्किल होता है। वह आएगा आपको लगातार अध्ययन से, लगातार अभ्यास से, हमारे जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने से आएगा साहब, उसका कोई विकल्प नहीं है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह को लेकर कुछ वीडियोस में डालूंगा, तो उस चीज को देख लीजिएगा। तो ये सेक्शन आपका होने वाला है पेपर 3, पेपर 4। टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल सदुपयोग करना है, बिल्कुल सही तरीके से अब आपको करना है। अब आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि आप गलतियां कर करके सीखें। अब तो ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कोई गलती वाली ऐसी कोई संभावना ना बाकी रखें। तो टाइम बिल्कुल कठोरता से आपको पालन करना है कि आपने रखा टाइम कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, तो सिर्फ वही पढ़िए। अब आप 12 बजे के पश्चात में मैं 2 बजे तक इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, तो सिर्फ वही पढ़िए। अब वो 3 घंटे में चाहे आप 1 पेज पढ़ें, चाहे 50 पेज पढ़ लें, वो कोई विषय नहीं है। आपका टारगेट है अगले 50 पेज पढ़ने का, आप एनी हाउ उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। अपने आप को टास्क देना सीखिए, अपने आप को नियमों में बांधना सीखिए साहब, क्योंकि अगले 2 महीने तो बहुत जटिल जाने वाले हैं। अभी हालात ये हैं कि लग रहा है कि कैसे क्या होगा, कितना क्या पढ़ पाएंगे, कैसे क्या प्रैक्टिस होगी। जैसे जैसे ये समय गुजरेगा ना, 15 दिन, 20 दिन, और मान लीजिए पढ़ने की गति स्लो रही, तो खुद को लगने लगेगा कि ये वाला तो अपना गया हाथ से। अब अगले बार का प्रीलिम्स और फिर मेंस देखेंगे, फिर पहले से तैयार करेंगे, तो मनोबल गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो मनोबल गिरता चला जाएगा। इसलिए अब अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करिए, अपने आप को गैर पर लीजिए साहब, अपनी स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा अब आपको। अब आपके पास में विकल्प कम है। इवन वे विद्यार्थी जो काफी एक्सपीरियंस है, 2-2, 3-3 मेंस दे चुके हैं, वो भी इस बात को समझें
बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऐसा ना समझे कि हाँ हम बहुत मेंस दिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस बार का मेंस बहुत टिपिकल होने वाला रीज़न ये है कि 2 चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला तो सिलेबस चेंज हुआ है, नया सिलेबस है। मार्केट में आपके पास में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जो एज़ पर सिलेबस मिल जाए आपको, सिवाय नोट्स के, जितना मैं जानता हूँ। और मैंने ही बनाया तो मैं इनकी गुणवत्ता जानता हूँ। बार-बार उसकी प्रशंसा अपने मुँह से करना मैं उचित नहीं समझता। पॉइंट नंबर 2, इस बार जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है वह भी बदला है। पहले आप लिखते थे 3 मार्क्स वाले यानी 1 लाइन 2 लाइन में। उसके पश्चात में आपके आता था 100 वर्ड, उसके पश्चात में 300। वो पैटर्न हो गया चेंज। अब आपका जो पैटर्न है, 1 लाइन वाले, 50 शब्द वाले, 200 शब्द वाले, इनको लिखना है साहब। तो ये कहीं न कहीं चुनौती होने वाली है कि कैसे क्या मैनेज होगा, तो सबके लिए नया हो गया। बताने का आशय ये है, जिन्होंने 2-2 3-3 मेंस दिए हुए हैं उनके लिए भी नया है। और जब भी ऐसा कोई नई चीज़ होती है तो कई बार लगता है विद्यार्थियों को कठिन, चाहे नए हों चाहे पुराने। इस कठिनाई को, इस आपदा को अवसर में बदलना पड़ेगा अब आपको। इससे फ़ायदा उठाना सीखिए। कठिन सबको लगेगा, पर आप अपने तरफ से हमारे साथ में मिलके जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो तौर तरीके बता रहे हैं, वैसे करके मेहनत करिए, वैसे आंसर राइटिंग करिए जो हम बता रहे हैं, तो आपको वो आसान लगने लगेगा और वहाँ पर आप कहीं न कहीं लीड ले जाएँगे। तो इन चीज़ों का हमको उपयोग करना चाहिए साहब। क्लियर? द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आपको किन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? गत वर्ष के जो प्रश्न हैं, जो आ चुके हैं, आपको उनकी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉडल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है। ना इतना प्रयोग करने का आपके पास में समय है। गत वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर आया आप उसकी प्रैक्टिस करें। उस दौरान में जो भी दिक्कतें जाती है उनको फील करेंगे आप, उसके समाधान पर आइए। ठीक है? इसमें से भी थोड़ी सी एक फ्लक्चुएशन का मॉड्यूल रख लीजिएगा। क्या? वो ये है कि आपने मान लीजिए पार्ट ए कोई भी पेपर का 1 2 3 में से पार्ट ए वाला कर रहे हैं आप। 15 क्वेश्चन आपने देखे 3 मार्क्स के आते हैं। तो समझिएगा कि 15 के 15 आपसे नहीं बनेंगे, पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। आपसे जो बन रहे हैं आप उससे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। 15 में से आपको 3 क्वेश्चन तो पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, तो इसके कारण डिमोरलाइज मत होने लगिएगा कि अब ये 3 क्वेश्चन हम कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहली गलती करते हैं बच्चे, ये 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कारण वहां पर आए हुए होते हैं, कोई घटना ऐसी चर्चा में रही होती है उनके कारण आए हुए होते हैं। इन 3 क्वेश्चन को कई बार बच्चे वो डिप्रेशन ले लेते हैं कि इन 12 की प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो 15 में से आपसे 3 नहीं बन रहे हैं, 12 आपसे पहचान के मिल रहे हैं, 10 पहचान के मिल रहे हैं, आप उन 10 की प्रैक्टिस करिएगा, उन पर कर्मठता अपनी लागू करिए, ना कि ये सोचकर चिंतन मनन करने बैठ जाइए वो 3 कहाँ से फंसेंगे। ये सबसे गलत तरीका होता है, ध्यान रखना। जो बन रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए। धीमे धीमे जैसे जैसे आप अभ्यास में आएंगे तो आपसे जो बाकी सेक्शन छूटे हुए ना वो भी बनने लगेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं और गलती, जो 3 क्वेश्चन है ना उसको ढूंढने बैठ जाते किताब में कि कहाँ से आया था। वो नहीं मिलेगा आपको साहब अभी। आप उसे आज ढूंढ रहे हो, वो आपको 1 महीने बाद कहीं और मिल जाएगा, पर अभी नहीं मिल रहा आपको इतनी आसानी से। फिर वही गूगल करने लग जाते हैं। फिर गूगल से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप तो अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, अपने नोट से पढ़ रहे हैं। उसके चक्करों में मत पड़िए साहब। वो आपको मिलेगा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मिलेगा। एग्जाम के पहले मिलते मिलते सब कुछ मिल जाएगा कि 15 में से 14 क्वेश्चन आपके पहचान के हो जाएंगे। क्लियर बात है? कभी भी इस अप्रोच पर तैयार करिए। और जब आपको लग रहा है कि 12 क्वेश्चन आप बना रहे, 10 बना, तो आप 10 की प्रैक्टिस करिए। बच्चे क्या करते हैं कि बोले प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बोले जब तक वो 3 नहीं मिलेंगे हम नहीं करेंगे। तो ये मत करिए। हर पेपर के पार्ट ए में, पार्ट बी में ये दिक्कत जाने वाली कॉमन दिक्कत होती है। ठीक, ये करिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैंने कहा गुणवत्ता परक आंसर। बिगिनर हैं अभी आप, तो अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शब्द सीमा में बांधिए। सबसे पहले अपने आप को शब्द सीमा बांधिए। शब्द सीमा का मतलब यह है कि जितने शब्दों में आपसे कहा गया है उतने शब्दों में लिखने का आप प्रयास करिए। सबसे पहला प्रयास ये हो आपका, ना कि आप ये प्रयास करिए कि सर अच्छा आंसर क्या होगा, 1 लाइन में सबसे अच्छा क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अभी आपको इतने जल्दी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। और एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट होता है, वहां दिमाग चल गया, अपन ने उसको बहुत अच्छे से लिख दिया। नहीं चला, ठीक है, अपन ने कुछ चीजें लिखी। 3 मार्क्स लिखने की भी टेक्निक होती है, वो मैं वीडियोस पर बताऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। बस आप जुड़े रहिएगा। पहले आप उसको क्या करिए, शब्द सीमा में ढालिए। आपको 1 लाइन में लिखना है बस, और उसमें से भी आप अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करिए। बस आपका ये प्रयास हो। दुनिया देखकर उसको कह सकती नहीं ये तुमने कितना बेकार लिखा है, ठीक है, पर आपने लिखा तो, प्रयास तो किया, ये बड़ी बात है। वो बहुत अच्छा अभी नहीं लिखना है आपको, धीमे धीमे अभ्यास से, मेहनत से
समय के साथ में आएगा, वो अभी नहीं आएगा। तो कभी भी शब्द सीमा में डालिए अपने आप को, गुणवत्ता आपको अपने आप आती चली जाएगी। अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप अपने गुरुजनों से, सीनियर से, अभिभावकों से पूछेंगे, बताएंगे, वो मार्गदर्शन करेंगे तो आएगा। या फिर जुड़िए आप हमारे पास में, हम बता रहे हैं आपको ये 3 मार्कर्स कैसे लिखे जाते हैं, पेपर 1 के कैसे लिखोगे, पेपर 2 के, 3 के, 4 के कैसे लिखोगे, बता रहे हैं सारी चीज। वो तरीका होता है। शब्द सीमा बांधिए। 1 लाइन में कहा है तो 1 लाइन में ही लिखिए, 50 शब्द में कहा है तो 50 शब्दों में ही लिखना है। प्रयास ये हो कि बिल्कुल 51वां शब्द ना हो, 45 हो जाए चलेगा, पर 51वां नहीं होना चाहिए। 45 शब्दों में आ गया ना, जितना आ गया ना बेस्ट है वो। पहला प्रयास ये हो। 200 वर्ड्स कहा है ना, 200 वर्ड्स में ही लिखिए, 210 नहीं होने चाहिए शब्द। तो आप बहुत हायर लेवल पर क्वालिटी मेंटेन करने के साथ पर सबसे पहले तो वर्ड लिमिट मेंटेन करने का प्रयास करिए, प्लस एक तार्किक बुद्धि लगाइए, तर्क लगाइए कि एक बैलेंस आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। गुरुजनों ने ये बताया, विद्वानों ने ये बताया, यूट्यूब ने ये बताया, गूगल ने ये बताया, सीनियर ने ये बताया, वो उनका व्यू है। आपका व्यू क्या है? आपका तर्क क्या बोलता है कि हाँ सर, इसमें होना ये चाहिए कि एक इंट्रो होता है, इंट्रो में अपन परिचय दे देंगे, भूमिका टाइप की बना लेंगे कि हाँ आगे हम क्या लिखने वाले हैं। मेन बॉडी में वही लिखेंगे जो टू द पॉइंट उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा अशोक का धम्म बताइए तो हम धम्म ही बस लाएंगे, बस आप बाकी चीजें बहुत ज्यादा उठा के फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कंक्लूजन बताना है कि साहब अशोक ने धम्म चला था, वाकई में अच्छा था, खराब था, कैसा कैसा था। उसकी वर्तमान समय के साथ तो प्रासंगिक का जोड़ के बता देंगे कि हाँ उसके द्वारा बताया गया जो मूल्य थे वो तब से लेकर आज भी प्रासंगिक है। तो एक करंट के साथ में सिनेरियो से ऐड करना हो जाता है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड कर देंगे कि हाँ वही मूल्य हमको संविधान में देखने को मिलते हैं, हमारे देश के संविधान में उन चीजों को, बातों को अपनाया गया है। वही मूल्य इंटरनेशनल लेवल पर आज हम मानवता को देखने को मिलते हैं, वही मूल्य हमें गांधी को देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हाँ साहब वो अपने समय से काफी आगे था, तो बेस्ट था वो। तो ये अपने कंक्लूजन में लिख दिया। तो सिंपल सी चीज स्ट्रक्चर बनाया आपने, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। वो भी किसके अकॉर्डिंग? आपके खुद के अकॉर्डिंग। आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। अभी तक आपने सबके विचार सुने, ये बता रहे हैं ऐसा लिखो, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। अब आप क्या करिए, आप अपनी सुनिए सबसे पहले तो। आपको क्या लग रहा है कि कितना अच्छे से अच्छा उसको मेंटेन किया जा सकता है, आप सिर्फ उतना मेंटेन करिए। दुनिया को हो सकता है वो लगेगा कि नहीं ये तो तुमने अच्छा नहीं लिखा है, तो उसका पहलू है। आपको लग रहा है ना कि आपने पहले से अच्छा लिखा, बस यही आपकी प्रकृति है, इस बात को आप समझ लीजिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा आंसर क्या होगा 200 वर्ड्स में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी मारा मारी मचती है साहब, इतनी भगदड़ की स्थिति मचती है वहां पर, मानसिक रूप से भगदड़, कि लगता है कि पेपर कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर गुणवत्ता पर उत्तर तो बहुत आगे की बात है। 50% आप जो जानते हैं उसका 50% भी नहीं लिख पाते, इस बात को समझिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल इकट्ठा करने में लग जाते हैं कि बहुत क्वालिटेटिव लाइंस। आप तो मूलभूत बातें लिखने का प्रयास करिए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखने का प्रयास करिए, और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए। जो आपके खुद के मौलिक विचार हैं उसमें लिखने का प्रयास करिए। आपका पेन भी चलेगा, आपका दिमाग भी चलेगा, और आप विद इन अ टाइम उस क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर लेंगे। नहीं तो बहुत अच्छा के चक्कर में ये होगा कि लिखना था 5 मिनट में, लेकिन लिख रहे हैं हम 15 मिनट। वो क्वेश्चन तो अच्छा लिख दिया हमने, 11 में से कितना दे देगा? 7 देगा आपको, 8 देगा नंबर, और उसके कारण बाकी के जो 2 क्वेश्चन छूट गए 11-11 नंबर के, उसका क्या? टाइम आपने जो समय वहां खराब कर दिया, उसका क्या? तो यहाँ पर आप एवरेज लिखते तो आपको 11 में से 6 नंबर मिलते, अच्छा लिखा तो 7 मिल गए, 8 मिल गए, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। वहीं आपने 2 क्वेश्चन समय के कारण छोड़ दिए, तो वहां तो 11 दूनी 22 नंबर कट गए आपके। तो इसलिए अभी नहीं करिए ये काम। अभी क्या करिए, शब्द सीमा को मेंटेन करना, अपनी तार्किक बुद्धि तथा विवेक के हिसाब से उसको लिखने का प्रयास करिए, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, जो आपकी मूलभूत समझ है उसमें लिखने का प्रयास करिए। और जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद में एक काम जरूर करें, सोचा करो, चिंतन किया करो, बैठ के मनन किया करो, क्या समझे, क्या पूछ रहा है वो, क्या बताना चाहिए हमको इसमें, क्या समझे उस टॉपिक से, उस पॉइंट से, आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ से, उस पूरे पूरे टॉपिक से क्या समझे, आपको क्या लगता है, खुद को क्या लगता है। तो जो आपको खुद को लगता है ना, वह अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिखोगे तो बड़े सरल शब्दों में लिख दोगे, और नहीं तो बड़ा जटिल होने वाला है साहब। और जटिल शब्दों में जब भी आप लिखेंगे तो आपका पेन रुकेगा, पेपर आपका छूट जाएगा, साथ ही गुणवत्ता कभी नहीं आएगी। जो बच्चे खुद के शब्दों में, खुद की भाषा शैली में, सहज प्रवाह में लिखते हैं, सहज प्रवाह खुद से ही आता, कभी ध्यान रखना। कैसे आती है भाषा शैली? जब तक आप खुद के थॉट नहीं लिखोगे, खुद के द्वारा सोचा गया कंक्लूजन नहीं लिखोगे, आप दुनिया का आर्टिफिशियल लिखोगे, तो आपका पेन रुकेगा। और कभी भी उस पैराग्राफ में, उन उत्तरों में ब्रेकर्स बहुत होंगे, तो पढ़ने में कभी अच्छा नहीं लगेगा।
जबकि आप खुद के विचार लिखते हो उनमें भाव प्रवणता होती है, बिल्कुल फ्लो में बहता चला जाता है। एग्जामिनर कभी भी ऐसे उत्तरों को पसंद करता है साहब। यही वजह है कि जो नए बच्चे होते हैं कई बार देखिएगा उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं कंपैरेटिवली। बोले सर कितने बार, बोले 5वां मेंस दे रहे थे, 6वां मेंस दे रहे थे, 8वां मेंस दे रहे थे। एग्जामिनर भाप जाता उनकी कॉपीज को देख करके, बोले साहब ये जबरदस्ती बना रहे हैं उत्तर को, बहुत ज्यादा डेकोरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो बहुत कम डेकोरेट करना है, ना ही बहुत ज्यादा डेकोरेट करना है। इन बातों का ध्यान रखिए आप। एक एवरेज, एक नॉमिनल जो डेकोरेशन होना चाहिए वही रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ने के दौरान में आपको कुछ ये चीजें करनी चाहिए कि वही ड्राफ्टिंग कर लो आप उस टॉपिक की। हर टॉपिक की करने मत बैठ जाना। वे टॉपिक जो गत वर्षों में आए हुए हैं उनकी ड्राफ्टिंग करिएगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप टॉपिक की जब ड्राफ्टिंग करोगे तो देखोगे ऊपर बिगिनिंग में उसकी भूमिका एक बनाई गई है, उसके पश्चात में उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो बताए गए हैं, उसके पश्चात में कर्तव्य वगैरह होंगे तो वो बताए गए हैं, चुनौतियां बताई गई हैं, समस्याएं बताई गई हैं, समाधान बताए गए हैं, महत्व बताया गया उसका। कभी भी इन टुकड़ों में ही डिवाइड होता है आपका वो टॉपिक। तो इसकी ड्राफ्टिंग कर लिया करो बैठे बैठे। जरूरी नहीं हर चीज लिख कर ही देखो, ड्राफ्टिंग को बस लिख कर देखा करो, रफ पेजेस में लिख लिया करो। तो इससे कभी भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इन बातों को समझिए। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या करें आप तो जैसा लिख रहे हो अपने शब्दों में लिखिए, शब्द सीमा को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, अभी तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे आपकी वो स्पीड आती चली जाएगी साहब। इस बात को समझिए। कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं रखना, एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें मत रख लेना। पता चला पेपर 1 के लिए कितनी किताबें हैं, गिनकर देखे तो 8 किताबें निकली। पेपर 1 के पार्ट बी के लिए कितनी किताबें हैं, तो फिर 5-6 किताबें निकली। ऐसा मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि अगले 2 महीने अपन केवल पेपर 1 ही तैयार करते रह जाएंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्यों कहा आपसे, या पेपर 1 ही कह रहा हूँ स्पेशली छोड़ने के लिए, अभी आखिरी में करना। स्ट्रेटेजी ये है कि आप बैक टू फॉरवर्ड चलना चाहिए आपको। 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे चलेंगे जब आप, तो आप मिलाकर देखिए 24 तारीख को, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। 6 to 1 की ओर जब आप चलेंगे तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, तो पेपर 1 को पढ़ने के लिए भी तो आखिरी के 12 दिन, 15 दिन आपको मिलेंगे ना। आप टारगेट रखेंगे कि मैं लगभग 10 अप्रैल तक पेपर नंबर 2 to 5 इनसे फ्री हो जाऊं। अब बचे आखिरी के 10-12 दिन, तब पेपर 1 पढ़ेंगे और लास्ट तक वही पढ़ते रहेंगे, उसके साथ में रिवीजन लेके चलेंगे 6, 4, 3, 2, 1 इनका। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपको इसको 2-2 बार टाइम नहीं देना पड़ेगा पेपर 1 को। दूसरा पॉइंट की लेंथी है बहुत, उसमें मन बहुत लग जाता है आपका, उसमें मन लग जाने के चक्कर में आपका टाइम वहां का वहां चला जाता है। इसको कहते हैं डिसमैनेजमेंट। ये आपको बाहर करवाने का कारण बन सकता है, इस बात को समझिए साहब। मेहनत करनी है वो तो कोई बात ही नहीं है, विधिवत करनी है ये उससे भी महत्वपूर्ण बात है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना है हमको, डिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए साहब आपका। इन बातों को समझिए, जो सिलेबस में है सिर्फ वही वही पढ़ना चाहिए। पेपर जो हैं आपके, पेपर नंबर 3, 4, 5, 6 को तो फिलहाल में आप अलग कर दीजिए। इन पेपरों से आपके 6 नंबर के पेपर की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, आप उसकी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पेपर 5, 4, 3 ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको बताना चाहूंगा, काफी टेक्निकल पेपर्स हैं। पेपर 5 बहुत टेक्निकल है, अगर कोई सही मार्गदर्शक है आपके पास में तो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 5 हम पढ़ा देते हैं बामुश्किल 14 से 15 दिन में, पूरा का पूरा पढ़ा देते हैं और बच्चों को अच्छे से बन जाता है, बहुत टेक्निकल वे में, और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा रहा है ना। तो कुछ ऐसे जब आप लोगों के संपर्क में रहेंगे, मैं नहीं कह रहा मेरे ही संपर्क में रहें, किसी और के भी संपर्क में, अच्छी बात है। तो यदि उनके सानिध्य में आप रह रहे हैं तो वो आपको ये करेंगे कि पेपर 5 जो आप करने वाले थे 2 महीने में, आपको 15 दिन में करवा देंगे साहब। तो कहीं भी ऐसा सानिध्य जरूर ढूंढ लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। क्लियर है? क्योंकि हर चीज यूट्यूब के माध्यम से हो पाना थोड़ी सा मुश्किल होगी मेरे लिए भी। तो यदि ये कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो क्लास ज्वाइन वाली बात मैं कह ही चुका हूँ। तो पेपर 5 को कुछ इस वे में, पेपर 4 थोड़ी सा टेक्निकल है, कुछ समझ विकसित करनी पड़ती है आपको कुछ चीजों को लेकर के। बच्चे उठा के लेक्सिकन पढ़ रहे होंगे, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस वाली, और भी 2-4-6 नोट्स मंगवा के रखे होंगे, बाजार में एक आध दो और किताबें होंगी, बोले सर वो तो आईएएस के लिए थी,
MP के जो स्पेशल थिंकर उनके लिए ये वाली है। तो ऐसे कर करके उसमें भी 5-7 किताबें कर लिए होंगे। तो ये गलत दिशा में जा रहा है रास्ता। एक जगह पर होना चाहिए आपके पास में कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ एक जगह में। तो वही चीज मैंने आपसे कही हुई है कि पेपर 4 इतना सा तो है आपका पेपर 4, ये पेजेस टोटल गिनेंगे तो 128 पेज में कंप्लीट है आपका, सारे सेक्शंस हैं। क्या चाहिए आपको? ये चीजें आपको काम आने वाली है साहब, इस बात को आप समझिए। सेम यही बात पेपर 5 पर भी लागू होती है। तो जब आपके पास में पढ़ने के लिए कंटेंट लिमिटेड होगा तब ना आप विद इन लिमिट, टाइम लिमिट आप उसको कवर करोगे। फैला के रखोगे तो कहाँ से कवर करोगे? ये चीज है। इसके साथ में आपको ये भी एक चीज करनी पड़ेगी। ये तो हो गई आपकी पहली बात, पास पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, नोट्स चाहिए सही आपके पास में। तीसरा, आपसे कहा कि कहाँ से कौन सा क्या शुरू करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, ये चीज चाहिए। चौथा, आपको आंसर राइटिंग करना है। पांचवा, आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन मेक्स डिवीजन। आपको हर दिन 1 घंटे का टाइम बिल्कुल कठोरता से रिवीजन के लिए ही निकालना है। मैं तो 2 टाइम निकालने के लिए कहता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई का तो अलग है। 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालना और उसके बाद में आपको 1 घंटे केवल चिंतन के लिए निकालना चाहिए। सोचना चाहिए, बैठकर आपको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्या क्या पढ़ा, क्या समझा, आगे की रूपरेखा क्या हो, कैसे क्या प्रैक्टिस करें। उसमें से भी बिल्कुल पॉजिटिवली सोचना चाहिए। जो सोचने बैठ के डिप्रेशन आने लग गया, वैसा वाला नहीं करना है। अपने आप को संभालना इस समय बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो 1 घंटे आपको रोजाना रिवीजन करना है। अब 1 घंटे में कितना रिवीजन करोगे? आप तो टारगेट बनाओ कि 1 घंटे में 2 सब्जेक्ट आप रिवीजन कर लोगे, जो भी आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ेंगे वो आप जानो, आपको इतनी स्पीड तो पढ़ानी पड़ेगी। पढ़ लेंगे लेकिन अपन, भले उसको ऊपरी तौर पर यूं ही देख लेंगे, उसकी हेडिंग्स देख लेंगे अपन, मेन पॉइंट्स देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। कुछ ऐसे पढ़ेंगे, एक लाइन नहीं पढ़ने बैठ पाएंगे, क्योंकि 2 महीने ही है ना आपके पास में। कुछ ऐसे पढ़ेंगे आप। प्लस आधे घंटे 1 घंटे आपको थोड़ी सा चिंतन बनाने के लिए समय निकालना चाहिए, क्या कैसा किया जाए। कुछ इस वे में करिए आप, तब आपका हो पाएगा। जो भी टाइम टेबल आप बनाएं, 24 अप्रैल को आपका पेपर है। 15 अप्रैल, बहुत हुआ तो 18, 20, बस इसके पहले आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। आपका टाइम टेबल रूटीन कुछ इस प्रकार से होना ही चाहिए। ऐसे डिवाइड करिए। पेपर 1, 2, 3 बड़े हैं तो इनको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना है। 4, 5, 6 या 4, 5 छोटे हैं तो उनको कम टाइम देना है। ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, ये हेल्पफुल होगा। रिवीजन वाली बात मैंने कह दी, लास्ट मोमेंट पे केवल रिवीजन करने की बजाय मैंने क्या कहा, रोजाना 1 घंटे का समय आपके पास में क्या हो, रिवीजन का ही होना चाहिए। यानी कि आपका दिन, देखो किन सेक्शन हो बेटा। पहला सेक्शन पेपर कोई एक पढ़ रहे हैं, दूसरा सेक्शन कोई सेकंड नंबर का पेपर पढ़ रहे हैं, तीसरा सेक्शन कोई थर्ड नंबर का पढ़ रहे हैं, चौथा सेक्शन आंसर राइटिंग है, पांचवा सेक्शन आपका रिवीजन का है, छठवां सेक्शन। इतना सब कुछ करने के पश्चात में पॉजिटिवली अपने आप को तैयार करने के लिए आपको चिंतन मनन करना चाहिए साहब जी। क्योंकि इस समय मनोबल को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मनोबल डाउन होता चला जाएगा। जैसे जैसे स्पीड अपनी कम रही है या जिस गति से हम पढ़ रहे हैं वो बढ़ेगी नहीं, लगेगा कि साहब कैसे हो पाएगा, इतने कम समय कैसे करोगे, हमसे नहीं हो पा रहा। उतना ही ज्यादा ये हावी होगा और फिर परेशान हो जाएंगे। इनसे बचना है साहब अपन को। क्लियर? मैं नए सिरे से बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी बहुत कुछ आपको वीडियो क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी यूट्यूब वगैरह पर, जो भी संभव हो पाएगा वो आपको मिल जाएगा। प्लस आंसर राइटिंग की जो ड्राफ्टिंग होगी वो मैं बताने वाला हूँ साहब। ठीक, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप कर लें, जो मैंने बातें आपको इतने में बताई हैं। इतने में हंसकर आराम से आपका समय के भीतर वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपका एग्जाम क्वालिफाई भी होगा। अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ में तैयार करिए, क्योंकि अब सामने परीक्षा है और परीक्षा हर किसी को डराती है, कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना ही नया क्यों ना हो। और जो दिन गुजरने वाली बात मैंने कही, मनोबल डाउन की, उस चीज़ को अपने तैयार रखिए साहब जी। उसका सामना करना ही पड़ेगा अब आपको। परीक्षा आपको काफी ललकार रही है। इससे संबंधित और भी कोई चीज़ हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई प्रश्न हो, कोई और बातें हो, नेक्स्ट वीडियो पर हम उस पर बात करने वाले हैं अगले दिन। प्रयास ये करेंगे कि अब आपको रेगुलर वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।